हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वापस से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार वाला टॉपिक, जो कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में यार मतलब मज़ा आ जाएगा। और आपको बता दूं कि बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, तो आप सभी उन सब चीज़ों को कवर अप करो और उसके बाद ये वीडियो देखना यार। हमने 1857 का विद्रोह पढ़ लिया है, सारी चीज़ बहुत ही डिटेल में कवर अप की है और पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इसी प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से रेस्पेक्टिवली आपको पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी। और रेफरेंस बुक से ली गई है सब कुछ बातें यार, आप देख लेना, पूरी वीडियो जरूर देखना, वीडियो पूरी देख के जाना भाई। अगर नहीं पसंद आए ना, डिसलाइक का बटन देता है भाई, डिसलाइक दबाना, लेकिन अगर पसंद आए तो यार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं, अब कहाँ आते हैं अपन, अपने टॉपिक पर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कि 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था? क्या था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके ऊपर बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यार वो आया कहाँ से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, वो डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि भाई जैसे 1861 का काम है, इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा? 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमने पढ़ लिया है, इसको अच्छे से देख लेना। मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में भी, और आपको 1857 का रिवोल्ट, तो जैसे हमने अपनी भाई यहाँ से लड़ा है पूरा का पूरा, तो मतलब मजा आने वाला है उसके अंदर। तो पूरी वीडियोस देखना, 6 वीडियो है पूरे 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। तो देखो यार 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, उससे पहले क्या था? चार्टर एक्ट चल रहे थे, किसके? ब्रिटिश के। तो चार्टर एक्ट जैसे हर 20 इयर्स के गैप के बाद क्या आते थे? चार्टर एक्ट आते थे। 1833, 1853, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद तो आपको बता दूं कि जो 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसी से ही जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी लगाम कसनी क्या कर दी थी? स्टार्ट कर दी थी। किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और उसके बाद भाई साहब 1857 में जब विद्रोह हुआ ना, जब तो बस हदें पार कर दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा आप अपना बस्ता उठाओ और निकलो वापस अपने देश, हम संभालेंगे अब इसको, तुम्हारे बस की बात नहीं है इंडिया। तो 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा जो कार्य था वो बंद कर दिया गया था, उसे बैन कर दिया गया था और वापस भेज दिया गया था। अब पूरा का पूरा जो ये इंडिया था, ये किसके अंडर में था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। ठीक है, पार्लियामेंट से लॉज बनेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, हमने देखा किस प्रकार से गवर्नर ऑफ सॉरी वाइस रॉय आया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर किस प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया इसके अंदर, वो सब बात हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पढ़ी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। एक बार वीडियो जरूर देखो, ने जो प्यार दिया ना यार उस वीडियो को, बस मजा आ गया वास्तव में। तो उसके बाद ये तो है अपना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड समझ आया। अब चलते हैं हम किसके ऊपर? कंट्रोल के ऊपर, कि भाई साहब आ कौन चुकी थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन पावर में आ चुकी थी। कहां पर? इंडिया के अंदर। अब उन्होंने कंट्रोल क्या क्या किया ये देखते हैं। कंट्रोल की बात करूं, जैसा कि हमने पढ़ा इंडिया एक्ट 1858 के अंदर जो भी गवर्नर का पद था वो वाइसरॉय को दे दिया गया, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया पद निकाला गया, जो कि वो कहा था? ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर बैठता था। लेकिन कैबिनेट वाला तो यहाँ आ नहीं सकता, तो वो क्या करते थे? उनके लिए अलग से एक और सीट बनाई गई जो इंडिया के अंदर हो। और इंडिया के अंदर किसको बनाया उन्होंने? वाइसराय को। गवर्नर क्यों याद आ रहा है? वाइसराय को क्या किया उन्होंने? इंडिया के अंदर नॉमिनेट किया। जो पहले वाइसराय कौन थे? थोड़ा सा रिवीजन करें अपन तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि पहले वाइसराय कौन थे, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और आपको पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में बता देता हूँ, लॉर्ड स्टैनले थे, तो आप वाइसराय तो बता ही देना, नॉर्मल बात है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद इसके अंदर था, ये पहले से था। उसके बाद वाइसराय ऑफ इंडिया,
ये भी था सर गवर्नमेंट ऑफ 1858 में। इसका मतलब है कि कंट्रोल में कोई चेंजमेंट नहीं था। ये याद रखना, हम देखो किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट को पढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कहां से क्वेश्चन बनेगा? हर एक चीज को इतना डीप में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बन ही नहीं सकता भाई, और बनेगा तो आ जाने दो, फिर यहाँ पर ही बैठे अपन, तो उस टाइप से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। कंट्रोल तो समझ आ गया होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ 1858 में था सेम वही कंट्रोल यहाँ था, नो चेंजमेंट। इसको दे दो बढ़िया टिक। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, क्या सर इसके अंदर कोई चेंजमेंट हुआ? भाई चेंजमेंट नहीं, चेंजमेंट हुआ, मतलब बहुत सारे बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके अंदर पहले कौन होता था? एक अपना वाइसरॉय होता था, प्लस इसके अंडर में 4 आदमी काम करते थे। ये थी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन एक मेंबर और बढ़ाया गया इसके अंदर। कितने मेंबर कर दिए गए? 5 मेंबर कर दिए गए। किसके अंदर? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। समझ आया? इससे पहले जब अपना चार्टर एक्ट था या फिर 1858 का एक्ट था, उसके अंदर केवल 4 मेंबर्स की ही एक बॉडी थी। किसके पास? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। दूसरी चीज हमने देख लिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेके आ गए थे। तीसरी चीज, यहां पर मेंबर कितने हो गए? 5। लेकिन थोड़े दिन बाद ही एक और मेंबर यहां पर बढ़ाया गया, जिसको अपन बोलते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि आज भी अपने है। तो समझ सकते हो कितना जरूरी था ये, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव लेके आई वो थी पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। भाई साहब ऑर्डिनेंस की पावर दे दी, जो आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी तरह से लिखी हुई है। और भाई साहब इसका मतलब क्या है ऑर्डिनेंस का, पता है? कई बार मैंने बहुत बार पूछा यार, मैंने क्या है ना कि मैं जब स्टार्टिंग फेज में था उस टाइम पे मैं एक टीचर से पूछ रहा कि मैम ऑर्डिनेंस क्या होता है, मतलब ऑर्डिनेंस, क्योंकि मेरी 10th क्लास में एक क्वेश्चन आया था जब मैं 10th में था कि ऑर्डिनेंस 10 को समझाओ। तो उसमें मैं नहीं पता, मैडम बता नहीं रही, पता नहीं क्यों। तो मैं यार इसके बारे में बहुत फिर मतलब जो एक चीज हो जाती है ना, तो उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं, वही किया फिर मैंने इसके बारे में। पावर ऑफ ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जो चीजें हुई थी ना, एक ऐसा अध्यादेश देना, अध्यादेश होता है कि एक ऐसा अध्यादेश देना जिसके कारण आप रूल्स और लॉ बिना किसी लेजिस्लेचर से बात किए हुए, अगर आपको मान लो कोई अर्जेंट जरूरत पड़ गई कि अभी अभी डिमोनेटाइजेशन करना है, मोदी को सपने आ गए कि दोबारा डिमोनेटाइजेशन करना है, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो किसी से बिना पूछे ये सब कर सकता है। और ये 6 महीने तक वैलिड भी रहेगा। तो 6 महीने तक वैलिड भी, प्लस ऑर्डिनेंस का मतलब यही होता है कि हमें किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। कभी कभी अगर हमें जब कोई भी अपने को रूल बनाना हो, लॉ बनाने हो, तो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, तो उस टाइम पे हम क्या कर सके, जब अपने हिसाब से लॉ बना सके। ये किसने? वाइसरॉय की हेल्प के लिए किसने बनाया था? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस भी दे दिया था। तो ये ध्यान रखना भाई, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे बड़ी चीज इसके अंदर थी पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम से सर हम क्या समझे? इसका मतलब है मिनिस्टर्स तो जानते हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वही चीज है ये। पोर्टफोलियो सिस्टम भी यहीं पर आया था। इसके अंदर भाई साहब 5 मिनिस्टर्स थे, जैसे कि होम मिनिस्टर होता है, लॉ मिनिस्टर होता है, रिवेन्यू मिनिस्टर होता है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी मिनिस्टर्स थे, और इसमें 5 मिनिस्टर्स की जगह अब 6 मिनिस्टर कर दिए गए थे पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर। तो समझ आ रहा है पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था? ये था 3 सबसे बड़े मेजर चेंज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आपको लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो आपको सबसे पहले लिखना है बैकग्राउंड, फिर लिखना है कंट्रोल, फिर लिखना है एडमिनिस्ट्रेशन। यार नंबर क्यों नहीं देगा ये तो बताओ मेरे को। यहां से देखो एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आया, पूरा पोर्टफोलियो सिस्टम कैसे क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, समझो बस, आप इतना समझो कि कैबिनेट मिनिस्टर को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। वही होता था भाई, 5 मेंबर्स थे इसके अंदर, एक और मेंबर बढ़ा दिए गए, 6 मेंबर कर दिए गए। होम मिनिस्टर, रिवेन्यू मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, मिलिट्री मिनिस्टर और एक आध मेंबर और था, ठीक है। तो ये क्या थे? पोर्टफोलियो सिस्टम था।
जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आप कहीं भी यार स्पेक्ट्रम वगैरह कुछ भी उठा लेना, मैंने सबसे रेफरेंस लिया है, सब जगह से रेफरेंस लेके तब आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज था। उसके बाद क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। सर इसके अंदर भी चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर भी चेंज हुआ। इसके अंदर क्या किया गया, ये क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक यहां पर थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सीधा सबसे पहला काम तो ये क्या, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, इसको हटा दिया गया। इसकी जगह पर एडिशनल मेंबर्स लाए गए और इन एडिशनल मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, वाइसरॉय। इन एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा, वाइसरॉय अपॉइंट करेगा। ये याद रखना, पूछा जाता है, एक सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लेंगे कि इनको कौन, एडिशनल मेंबर्स को कौन करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स भी मिल जाएगा ऑप्शन में आपको, तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अब उनको कौन अपॉइंट करेगा, वाइसरॉय की कहने पे अपॉइंट होंगे ये एडिशनल मेंबर्स। और इन एडिशनल मेंबर्स के अंदर पहले हम इसकी बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की। तो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इसके अंदर 6 कर दिए गए। इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई। कितनी संख्या थी, 4 संख्या थी एग्जीक्यूटिव की। तो अभी बताया था मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या तो 6 कर दी गई, प्लस वाइसरॉय भी लेके आ गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपना ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ है। उसके बाद एडिशनल मेंबर्स के अंदर कौन कौन जोड़े गए, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स जोड़े गए। अब ऑफिशियल कौन है, नॉन ऑफिशियल कौन है, उनके बारे में भी सुनो। ऑफिशियल तो वो है जो लोग सिविल सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट पद पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पद पर काम कर रहे हैं ना, वो ऑफिशियल मेंबर्स थे। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो इन पदों पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर क्या ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसके अंदर क्या है कि क्या ये क्वेश्चन पूछ सकती है, हैं? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। क्या नहीं कर सकती है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सर ठीक है, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस मेंबर हो सकते हैं, इनके अंदर इंडियन मेंबर भी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, इंडियन मेंबर भी नहीं हो सकते। किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। सर एडिशनल मेंबर्स में से इंडियंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। आपको बता दूं कि जब पहली बार एडिशनल मेंबर बना तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को क्या बनाया, एडिशनल। जो इंडियंस को है ना, इनमें एडिशनल मेंबर्स में 3 क्या लिए थे, इंडियंस लिए थे, ठीक है। तो इनके अंदर ये भी इंडियंस भी क्या थे ना यार, इनके खास थे, कोई बहुत ही ज्यादा खास थे। बनारस के जो किंग थे वो थे सर दिनकर राव थे। ऐसे जो भी तीनों के तीनों इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा खास थे। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक मिनी पार्लियामेंट है। कैसी है, मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे ही ये चीज अपनी कंप्लीट हुई, सेंट्रल लेजिस्लेचर हमने देखा, उसके बाद क्या आता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। लास्ट पॉइंट है, काफी अच्छे से सुनना, समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा, मतलब जो पसीना निकल रहा है ना यार, इसको भी देखो, आप शेयर जरूर कर देना। और भाई साहब सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बिल्कुल मत जाना, देख लेना, पसीने का सवाल है भाई। इसके बाद क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। भाई साहब 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर इसे बिल्कुल हटा दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर इसको हटा दिया गया था, लेकिन इसको रिवाइव किया गया कब, 1833 के बाद 1861 के अंदर इसको क्या किया गया, रिवाइव किया गया। और इसके अंदर क्या है, जोड़ा गया, दोबारा से क्या लेके आए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आए। और प्रोविंशियल कौन कौन से थे, बॉम्बे, मद्रास, वेस्ट बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब, ये 5 क्या थे इसके अंदर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी थे। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है देख लेते हैं अपन। कोई क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट में से कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पिन जरूर कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और बाकी इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बच नहीं रहा,
क्योंकि मैंने सब कुछ काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।